मेरा नाम है श्रवण कुमार, यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू 2024 में अपेयर हुआ था। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? पाषाण काल से। ठीक है, पाषाण काल, स्टोन एज, यानी कि इतिहास सिर्फ पत्थरों तक सीमित था, यानी कि कोई ना तो लेखन का कोई स्पष्टता है, ठीक है, ना ही उस इतिहास के बारे में अपन ज्यादा जानकारी ले पाते हैं। कहाँ से सिर्फ जानकारी मिलती है? जो गुफा चित्रकला है, जो प्राचीन औजार है, मिट्टी की वस्तु है, वहीं से अपने को सिर्फ इसके जो पाषाण काल वाला इतिहास है उसको जानने में जानकारी मिल रही है। देखो, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। ठीक है, उनकी जीवन शैली कैसी थी? लोगों के जो रहते थे उस समय, घुमंतु लोग थे, शिकारी करते थे, ठीक है, और खाद्य इकट्ठा करते थे, सेक करके भी नहीं खाते थे, वो सिर्फ इकट्ठा करते थे, कंदमूल फल हो गए, ये सारी चीजें इकट्ठा करते थे और उनको खाते थे। ठीक है, आश्रय स्थल क्या होता था इनका? गुफाएं होती थी, चट्टानों में निवास होता था, औजार पत्थरों के मोटे बारी अनगढ़े औजार होते थे। ठीक है, और कला के नाम पे अत्यंत सीमित कलाएं थी, जैसे गुफाओं में कुछ रेखांकन मिलता है। तो यहाँ से क्या सवाल बनता है? यहाँ से सवाल बनता है कि मतलब जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, है ना? यानी कि देख सकते हैं कि जो हाथी की कुल्हाड़ी है वो कौन से काल में मिलना शुरू हो गई, है ना? पॉलिश किए हुए पत्थर किस काल से शुरू हुए मिलना? तो ये सारे सवाल आपको एक स्टेटमेंट में देकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को माना जाता है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ था, जो आइस एज थी, आइस एज के बाद में जलवायु गर्म होना शुरू हुई थी, जंगलों का विस्तार होने लगा। ठीक है, और छोटे पत्थर, नुकीले पत्थरों का निर्माण होना शुरू हुआ। पहले क्या थे? बड़े पत्थर थे। ठीक है, अब क्या थे? बड़े पत्थरों को काट के तराश के छोटे पत्थर बनाए गए और उनको औजारों के रूप में यूज करना शुरू किया गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था उस समय के हिसाब से। ठीक है, और कला में क्या हुआ? कला में थोड़ा सा विस्तार हुआ, यानी कि देखो इस तरीके की चित्रकलाएं जो गुफा थी उनकी दीवारों पर मिलना शुरू। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में क्या कुछ कला का विकास हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, नृत्य दलों के जो डांसेस ग्रुप, मतलब डांस ग्रुप्स होते थे, उनके चित्र मिलने लगे। ठीक है, कुछ जानवरों का शिकार करते हुए चित्र मिले हैं। ठीक है, जो कि दिखाते हैं कि मनुष्य और जो जानवर थे उनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, रंग, कौन सा रंग यूज होता था इनमें? मुख्यतः जो लाल गेरुआ रंग था। ठीक है, कभी कभी हल्का पीला रंग भी इसमें यूज हुआ था। सामूहिक नृत्य के रूप में महिलाएं डांसेस करती हुई दिखाई गई है। ठीक है, और इसका मुख्य स्थल कौन सा? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, कुर्नूल है और मोरहना। ठीक है, कुर्नूल की गुफाएं काफी फेमस है, एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से काफी सवाल। नवपाषाण काल 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते आते कृषि की शुरुआत हो गई थी। देखो दोस्तों, खाद्य संग्राहक से खाद्य संग्राहक समुदाय से कृषि तक का विस्तार हो गया, है ना? ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बदलाव था। ठीक है, पशुपालन शुरू हुआ और स्थायी जीवन, जो पहले भटक रहे थे लोग, है ना, यहाँ से यहाँ खाने के लिए। ठीक है, अब वो घुमंतु जीवन क्या हुआ? स्थायी जीवन में परिवर्तित होना शुरू हुआ धीरे धीरे। ठीक है, अब जो औजार थे उसमें दक्षता आई, पॉलिश हुए औजार मिलने लगे, मिट्टी के बर्तन जिसमें भंडारण और खाना पकाने की जो चीजें है ना, ये रखी जाने लगी। ठीक है, अब जो नवपाषाण काल की जो संस्कृति है वो मुख्यतः भारत के साउथ एरियाज में जो स्थल है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, अब ये ब्रीफली पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी अपन आगे जो स्लाइड्स है उसमें देखेंगे। नवपाषाण काल के बाद क्या आता है? ताम्रपाषाण काल, तांबे का युग। ठीक है, तांबा इस समय की मुख्य धातु बन चुका था अब तक, 3,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कॉपर का प्रयोग शुरू हुआ, पत्थर के औजार भी चल रहे थे लेकिन कॉपर का उपयोग सबसे ज्यादा यूज होने लगा। ठीक है, और इसमें जो मेन जो स्थल थे, राजस्थान में आहार सभ्यता जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र में इमाम गांव कहते हैं। ठीक है, एमपी में कायथा करके है, मालवा है एमपी में। तो ये सारी जगह थी जो ताम्रपाषाण काल की बहुत फेमस जगह में से एक थी। ठीक है, अब इसमें देखिए ताम्रकाश जो पाषाण काल युग था, है ना, यहाँ पे ताम्र युग था, उसमें शिल्प के स्तर पर, कौशल के स्तर पर क्या चेंजेस आए कि देखो पेंटेड पोट्री मिलने लगी, मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें पेंट स्टार्ट हो गया, है ना, उस पर चित्रकारी होना स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ बारीक बारीक रूप में जो चित्र बनाए गए। ठीक है, और वो कौन कौन सा रंग था? लाल और काले रंग से बिल्कुल ज्यामितीय प्राकृतिक डिजाइन बनाए जाने लगी। टेराकोटा की मूर्तियां मिलती है। टेराकोटा की मूर्तियां क्या होती है कि जो मिट्टी की थी, मिट्टी को एक एक खांचे में ढाल करके मूर्तियां बनाई जाने शुरू हो गई थी। तब तक धातु के औजार जैसे तांबे के भाले, कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण भी उस समय तक मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, देखिए अब एमपी का जो स्थल है ना, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया। भारत की सबसे पुरानी और सबसे विस्तृत प्रागैतिक कला का संग्रह है। और यहाँ पर जो ताम्रपाषाण काल से लेकर के, जो पूरा पाषाण काल से लेकर के जो ताम्रपाषाण काल की जो कला है उसका संरक्षण यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए भीमबेटका की क्या विशेषता है? भीमबेटका में एक तरीके से तीनों काल की विशेषताएं मिलती है। पूरा पाषाण काल की विशेषता भी है, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल।
इन तीनों कालों की जो विशेषता है वो भीमबेटका की दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें युद्ध शिकार हो गए, ठीक है, और बाइसन घोड़ा या हाथी बाघ, इन पशुओं की चित्रकलाएं मिलती है। रंगों में लाल काला सफेद, है ना, इन सब सब रंगों का यूज वहां पर होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो एक ब्रीफली अपन पूरा देखें कि भाई प्रागैतिहासिक काल थी, उसकी कला की मुख्य विशेषता क्या है। तो एक तो रियलिस्टिक था, है ना, कि जानवरों का आकार, गतिशीलता, उनके स्वभाव पर गहरा ध्यान देकर के चित्र बनाए गए थे। तो यथार्थवादी चित्रकला थी। आध्यात्मिक संकेत भी मिलते हैं, जानवरों की पूजा है, ठीक है, सामूहिक जो नृत्य है, युद्ध है, शिकार के दृश्य है, तो सामूहिकता को दिखाते हैं, यानी कि समाज का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था। प्राकृतिक रंगों का इसमें यूज हुआ था। ठीक है, तो ये प्रगति काल है, उसकी मेन जो विशेषता है। अब प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से मेन फैक्ट्स है कि भीमबेटका की जो गुफा है 1982 में, 1982 में इसकी खोज हुई थी, और ये यूनेस्को साइट की अभी एक यूनेस्को स्थल है ये। सबसे पुराने चित्र पुरापाषाण काल में मिलते हैं। माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण काल, है ना, इसमें पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया था। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, पॉलिश टूल बनना स्टार्ट हो गए थे। ताम्रपाषाण काल में तांबे का युग था। ठीक है, चित्रित मृदवान मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, ओशीपी, ये जो पोट्री है, जो पोट्री है ना, मिट्टी के बर्तन है, जैसे पश्चिमी यूपी हरियाणा के क्षेत्र से संबंधित है। आहार जो कल्चर है वो तांबे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट्स है। बाकी देखिए, आपको ये पूछ सकता है कि बुर्ज होम जो है, ये सवाल आया हुआ है। बुर्ज होम है वो नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, उनकी विशेषता क्या है, पूछ लेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है, कश्मीर घाटी में स्थित है। बुर्जों में रहने वाले लोग कृषि पशुपालन का अभ्यास करते थे, है ना, और एक दो और स्टेटमेंट देकर के आपको पूछ लेंगे, तो आपको उसमें से सही और गलत फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन फैक्ट के बेस पे आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन है, एक बार आप स्लाइड रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, उनसे जो भी प्रकृति पर निर्भरता थी, सांस्कृतिक विकास था, ठीक है, सामाजिक संगठन का उदय हुआ था, इस पे मेंस का क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है कि किस तरीके से सामाजिकता दिखती है उनके जो इतिहास में। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया पूरा पाषाण काल। इस क्लास में बिल्कुल संक्षिप्त संक्षिप्त में जानेंगे सारी चीजें, और बिल्कुल जो यूपीएससी में पूछे गए सवाल है उसको बेस बना करके ये सारे नोट्स तैयार किए गए। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इनको भी दो तीन खंडों में बांटा गया। जैसे कि जो सबसे परिपक्व काल था, उसको मेन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र, पश्चिमी भारत का क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और अफगानिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, ये गुजरात के क्षेत्र। ठीक है, ये सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी। पूछ सकते हैं सवाल यूपीएससी में, प्री में, कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उससे नवीन है, उनके समकालीन नहीं थी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल था इन दोनों से काफी बड़ा था। तो यहाँ से दो स्टेटमेंट बन सकती है, एक तो काल को लेकर के और एक इनके क्षेत्रफल को लेकर के। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इन सभ्यताओं की खोज किसने की। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, जो कि पंजाब और पाकिस्तान में, आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान में फैला हुआ है, इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको कि राखालदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, दो स्टेटमेंट बना करके। ठीक है, अब देखिए, इसकी विशेषता क्या थी कि यह शहर एकदम सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, यानी कि ग्रिड पद्धति पर सड़कें थी। हर जो घर था उसका जो जो मेन दरवाजा होता था वो सबका सेम था। जो ईंटों की बनावट थी वो एक फिक्स जो अनुपात होता था, ज्यामितीय अनुपात, उसमें बनाई गई थी। ठीक है, ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री पर सड़कें काटती थी एक दूसरे को। शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी, जो कि ऊपरी शहर कहते थे, जहाँ पे राजा और जो कुलीन वर्ग था उनका निवास होता था, और जो निचला शहर था वहां पे आम जनता रहती थी। जल निकासी प्रणाली बढ़िया थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही शानदार था सिंधु घाटी सभ्यता का। मानकीकृत ईंटें थी, यानी कि पकी हुई ईंटें और एक समान अनुपात में बनाई गई ईंटें। ठीक है, अब इसका क्या संकेत मिलता है कि यह मानकीकृत योजना एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की ओर इशारा करती है। आपको अगर स्टेटमेंट में दे दे प्रीलिम्स के कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, तो ये हो जाएगा गलत। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि कहां से कैसे क्या सवाल बन रहे। ठीक है, बाकी आपने नियोजित शहर की विशेषता तो आपने देख ली, यहां से कोई भी स्टेटमेंट बनती है तो आप उसको सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहां से का युग था, तांबे के बाद कांस्य युग। ठीक है, अब इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं कि पहले कांस्य युग आया था फिर ताम्र युग आया था, तो ये गलत है। पहले ताम्र युग,
फिर काशी। देखिए, मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें विशाल स्नानागार मिलता है। इसमें सामुदायिक और जो धार्मिक अनुष्ठान थे इसके लिए उपयोग होता होगा। तो आप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में कोई आनुष्ठानिक या फिर धार्मिक अनुष्ठानों का कोई संकेत नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा गलत, है ना। विशाल स्नानागार इसीलिए बनाया गया था। विशाल अन्नागार भी था, यानी कि वहां पे अन्न के भंडार रखे गए थे। ठीक है, सभा भवन होता था। ठीक है, जो कि किसी प्रशासनिक या सार्वजनिक सभा का केंद्र होता होगा। तो ये सारी चीजें क्या स्टेटमेंट बना रही है आपके प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो अगर यहाँ से कोई भी सवाल बनता है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ठीक है, देखिए, धोलावीरा की क्या विशेषता है? ये एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली थी, है ना। ये कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एक सवाल आया भी था, क्योंकि जब पीएम मोदी वहां का भ्रमण करके आए थे तो वहां से सवाल बना था कि निम्न में से कौन सा शहर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात है। ठीक है, 2020 में मेंस का सवाल भी है। ठीक है, धोलावीरा के जल प्रबंधन पर। लोथल किस लिए फेमस था? लोथल में पहला डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड यानी समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र। ठीक है, जहां पे मनका बनते थे। मनका बनाने का बीड फैक्ट्री थी, सबसे पहली बीड फैक्ट्री कहाँ पर? लोथल। ठीक है, कालीबंगा किसके लिए फेमस है? अग्निकुंड के प्रमाण मिल रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत है। ठीक है, जूते हुए खेत का पहला साक्ष्य भी यही मिला है ना। काली चूड़ियां मिली है। तो ये सारी विशेषताएं कालीबंगा से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, इस समय की कृषि और पशुपालन एक्टिविटीज कैसी थी? मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, खजूर इत्यादि होती थी। लोथल में चावल के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, कपास, हेरोडोटस के अनुसार भारतीय दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी। सबसे पहला कपास सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया गया। ठीक है, पालतू पशु में गाय, भेड़, बकरी, बैल, भैंस, ऊंट, हाथी। ठीक है, ये पालतू पशु थे। अब देखिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि घोड़े के अवशेष है ना वो नहीं मिले, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, वैदिक काल में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो ये एक प्रमुख डिफरेंस है जो वैदिक काल है और जो सिंधु घाटी का काल है उसके बीच में। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मेलुहा से मेसोपोटामिया तक एक वैश्विक व्यापार का नेटवर्क भी था। मेलुहा कहाँ पर स्थित है? ईरान वाला क्षेत्र है ना। सॉरी, मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता वाला, और मेसोपोटामिया जो आपको पता ही है, ईरान और जो पूरा मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आधुनिक इराक तक का जो व्यापार था वो फैला हुआ था। अब यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। समुद्री मार्ग भी था, आपको पता है लोथल में डॉकयार्ड था, और भूमि मार्ग से भी होता था व्यापार। ठीक है, अब ये बात हुई व्यापार की, तो व्यापार के बाद आता है कि भाई व्यापार किस तरीके से होता था। तो विनिमय के क्या साधन होते थे, है ना, क्या रेगुलेशन होता था, है ना। उस टाइम में क्या था कि एक समान वजन प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण होता था। ठीक है, छोटे से बड़े जो वजन तक के जो भी धातु या फिर उस टाइम के जो भी तोल के लिए जो भी यंत्र थे वो सारे मिले हैं जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, कला कैसी थी? आपको पता है कि एक पुरोहित राजा के मूर्ति का अवशेष मिला है। नृत्य करती हुई एक जो लड़की है उसका कांस्य प्रतिमा मिली है। ठीक है, माता देवी की मूर्ति मिली है। तो ये सब किसका संदेश है? माता देवी किसका? कि मूर्तियों के कारण महिलाओं को संभवतः सम्मान प्राप्त है ना। अगर महिलाओं की मूर्तियां मिल रही है इसका मतलब क्या था कि महिलाओं का दर्जा उतना गिरा हुआ नहीं था, है ना। जो कि उत्तर वैदिक काल के बाद में जो महिलाओं का जो सम्मान था उसमें गिरावटें आई, उसकी गरिमा में गिरावट आई। तो सिंधु घाटी का सभ्यता के समय पे महिलाओं को भी बराबर का दर्जा लगभग मिला था। ठीक है, अब देखिए, शिल्प कैसा था और टेक्नोलॉजी उस समय की कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, धातु क्रम होता था, जैसे कांसे तांबे के औजार मिले हैं, हथियार मिले, कलाकृति मिली है। लोहे का कोई उपयोग नहीं। लोहा कब मिलेगा? जब महाजनपद काल आएगा तब लोहे का उपयोग शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले तांबा और कांसे का उपयोग हो रहा था। ठीक है, लोहे का कोई प्रमाण नहीं है। अगर स्टेटमेंट बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचुर मात्रा में लोहे के साक्ष्य मिले हैं तो ये है गलत। ठीक है, मन का उद्योग था, बीड़ इंडस्ट्री, मापन प्रणाली थी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले, ये सारी चीजें जो कि कॉमन ही है, जो पहले से अपन पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई अवशेष है ही नहीं। धार्मिक अनुष्ठान होते थे, आस्थाएं थी, लोगों की मूर्तियां मिली है, लेकिन मंदिरों का कोई अवशेष है ही नहीं। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर भी मिले हैं तो ये है गलत। ठीक है, पशुपति की मूर्ति जरूर मिली है ना। मोहर पे एक पशुपति की चित्र है जिसमें आसपास जो बैल है ना, एक गेंडे की भी मूर्ति है, हाथी है।
बाघ दिखाया गया, ठीक है। तो देखो, आस्था के नाम पे मात्र देवी की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है, पशु पूजा होती थी। आद्य शिव है, यानी पशुपति थे, है ना, शिव को पशुपति माना गया, यानी पशुओं का रक्षक, तो उनकी पूजा होती थी। और जो नहीं मिलता है वो क्या नहीं है, मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वैदिक देवताओं के स्थान के साथ में कोई सीधी समानता ही नहीं है, कोई वैदिक देवता के कोई साक्ष्य है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, जो सिंधु लिपि थी वो अभी भी अपठनीय है, यानी अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया गया, है ना। पिक्टोग्राफिक लिपि, चित्रलिपि है, ठीक है, प्रतीक और चित्रों पर आधारित है। लिखाई कैसे होती थी इसकी, देखो, मुख्य रूप से दाएं से बाएं, इस तरीके से लिख, अपन जैसे नॉर्मली यहाँ से ऐसे लिखते, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु लिपि थी उसको दाएं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता था। इसमें देखो, मैं जानने योग्य बात क्या है कि इस लिपि को अभी तक समझा नहीं किया है, ठीक है, और इससे अभी तक जो सभ्यता की जो मुख्य बात है उनको अभी तक नहीं समझ पाए अपन, ठीक है। प्रशासन किस तरीके का था, एक केंद्रीकृत नगर योजना थी, पूरे शहर पर लागू होती थी, ठीक है। मानकीकृत वस्तुएं जैसे ईंटें, वजन इत्यादि, ठीक है। राजा महल बड़े पैमाने पर, युद्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, यानी कि उस समय तक युद्ध नहीं हुए थे, ठीक है। देखिए, ग्रिड प्लानिंग हो गई, ठीक है, ग्रेनरीज हो गई, स्टैंडर्डाइज वेट्स थे, तो ये केंद्रीकृत प्रशासन की वजह से ही संभव हो पाया था तब तक। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, परिपक्व कब तक थी, 2600 ईसा पूर्व तक, लेकिन 1900 से 1300 तक आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि जलवायु प्रदूषण परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, जैसे मानसून के पैटर्न में बदलाव हो गया, बहुत ज्यादा, या तो सूखा पड़ गया, या फिर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से खत्म हो गई ये सभ्यता। नदी प्रणालियां सूख गई होगी, या फिर नदियों ने अपने डायरेक्शन को बदल दिया, है ना, तो पूरे शहर के शहर नष्ट हो गए, बाढ़ हो सकता है। सामाजिक आर्थिक कारण भी है कि व्यापार में गिरावट हो गई होगी, आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल टूट फूट गई होगी, इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। अब जो मेन जानने योग्य वाली बात है कि आर्यों का आक्रमण अब तक तो स्वीकार्य था, लेकिन अब इतिहासकारों ने क्या बोला है कि आर्यों का आक्रमण, बाहरी आक्रमण हुआ ही नहीं था, है ना। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए जानने योग्य फैक्ट है, ठीक है। अब देखो, मेन फैक्ट्स को पूरा डिस्क्रिप, पूरा एकदम मतलब क्रिप्स रूप से जानते हैं, पूरा संक्षिप्त रूप में, कि लोथल किस लिए फेमस है, डॉकयार्ड था। धोलावरिया जल जलाशय, 3 भाग में विभाजित है, एकमात्र शहर। कालीबंगा, अग्निकुंड, जुता हुआ जेत, जोत खेत, और काली चूड़ियां, ठीक है। कांस्य युग, लोहे का कोई प्रयोग नहीं है, घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिला है यहाँ अब तक। सबसे जो बड़ा स्थल है भारत में वो है राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और समग्र रूप से अगर जाने, जो कि भारत पाकिस्तान सब जगह, तो वो है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर भारत में, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, ठीक है। अब ये बातें होगी, सिंधु घाटी सभ्यता से हम चलते हैं वैदिक काल की तरफ। देखिए, वैदिक काल को ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में बांटा गया, ठीक है, इसमें तुलनात्मक विश्लेषण नहीं अपन करने वाले। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी में, इसमें मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व, इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ब्राह्मण्य जो लिखे गए, अरण्यक जो लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वो सारे इसी काल में लिखे गए थे, ठीक है। अब देखो, पूरा अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे मैप के थ्रू। भौगोलिक विस्तार कहां तक था, केंद्र था सप्त सिंधु, यानी जो नदियां थी, ठीक है, और पशु आधारित व्यवस्था थी, मतलब पशु चारण इसका मेन पेशा होता था, कृषि अब आते आते खत्म हो गई थी। मोहनजोदड़ो के समय या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समय कृषि थी, व्यवस्था थी, वो वैदिक काल तक आते आते पशुपालन में बदल गई थी। मेन पेशा क्या था लोगों का, पशुपालन, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब तक ये पूर्वी इलाके की तरफ ये विस्तार हो गई, स्थायी कृषि होनी शुरू हुई, ठीक है, और उर्वर भूमि, ठीक है, पशु चारण से कृषि आधारित व्यवस्था में ये ट्रांसफर हो गई, ये सभ्यता, ठीक है। अब लोह प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे हो गया, जैसे कृष्ण अयस्क, है ना, यानी कि लोहे से बने हुए धातु इस काल में आते आते शुरू हो गए थे, ठीक है। राजनीतिक संरचना में पहले जन थे और फिर जनपद। जन में क्या, जन में मतलब लोगों की भागीदारी होती थी, सभा, समिति और विदत, ये 3 तरीके की संस्थाएं होती थी, जिसमें लोगों की, महिलाओं की, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। जन अपने में से ही एक राजा को चुनता था, जिसके पास सीमित शक्तियां होती थी, सारी शक्तियां मेनली लोगों के पास होती थी, ठीक है। या फिर जो कर, या फिर जो टैक्स, या फिर बलि होती थी, वो स्वैच्छिक होती थी, मतलब जो कैपेबल है वो टैक्स देता था, और जो कैपेबल नहीं है वो नहीं देता था। लेकिन उत्तर वैदिक तक आते थे क्या होने शुरू हो गया कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, पुरोहित राजा बनने लगे, सेनापतियों का निर्माण हुआ, और मंत्री परिषद बनने लगी, है ना। और ये सारा प्रभाव किस पर पड़ा, जो सभा समितियां थी वो सारी समाप्त हो चुकी है, महिलाओं का जो अधिकार था वो कम हो गया, ठीक है। टैक्स और ये शुल्क थी वो नियमित होने लग गई, है ना। जनपदों की शुरुआत हुई, कुरु, पांचाल, कौशल, ये इत्यादि जनपद बने, ठीक है।
अब देखिए जो सामाजिक संरचना थी उसमें तुलनात्मक अंतर देखिए। पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो 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 जैसा काम करेगा वो उस समाज का कहलाएगा। यानी समाज में समानता अधिक थी, दास प्रथा लगभग ना के बराबर थी, सिर्फ घरेलू सेवक करके थे। लेकिन उत्तर वैदिक तक आते आते क्या हुआ, एक हायरार्की बनने लगी। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपरी वर्ग हो गया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो इससे क्या हो गया कि सामाजिक जटिलता पैदा होगी, सामाजिक असमानता पैदा होगी, वहीं से जातियां, ठीक है, इन सब का निर्माण और जातिगत वर्ण व्यवस्था का निर्माण। ठीक है, ये चीजें बना। देखो स्त्री और गोत्र गोत्र जो होती थी उनकी क्या स्थिति, वैदिक काल में या फिर प्रारंभिक वैदिक में जो स्त्रियों की स्थिति वह काफी उच्च स्थिति थी, शिक्षा में सभाओं में इनकी भागीदारी होती थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, इनकी स्थिति में गिरावट होने लगी, शिक्षा तो लगभग ना के बराबर इनको मिलने लगी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी गार्गी मैत्री जैसी जो विदुषी महिलाएं थी, जो उस समाज की उस समय की प्रखर उदाहरण है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था शिक्षा में, वाद विवाद में। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रारंभिक वैदिक में गोत्र की अवधारणा लगभग अनुपस्थित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई, सगोत्र विवाह थी वो वर्जित हो गई। ठीक है, और वो अभी तक जो लगभग ये सारी व्यवस्था है वो अभी तक चल रही है ना, सगोत्र विवाह आज भी नहीं होते। विवाह में 8 प्रकार के विवाह स्टार्ट हो गए, ठीक है, जिसमें से असुर, राक्षस, पैसा, अच्छी इत्यादि विवाह हुए। ठीक है, अब आर्थिक जीवन किस तरीके से बदला, प्रारंभिक वैदिक काल था वो गाय आधारित व्यवस्था थी। ठीक है, गौ को प्रमुख धन माना जाता था, यानी कि गौ गाय ही एक प्रमुख संपत्ति होती थी परिवारों की। कृषि सीमित होती थी। ठीक है, व्यापार भी सीमित था, वस्तु विनिमय आधारित प्रणाली। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या हुआ, कृषि मुख्य पैसा बन गया। ठीक है, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ और उसमें निशंक, सतनाम, ठीक है, ये नाम अगर आए तो अगर पूछ ले यूपीएससी में कि ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो व्यापार से रिलेटेड है ना, व्यापार वर्ग के से संबंधित है। देखिए शहरीकरण की नींव पड़ी, आर्थिक अधिशेष ने काशी, श्रावस्ती जैसे नगरों के उदय में भूमिका निभाई। देखो व्यापार होगा तो ऑब्वियसली उसका सरप्लस आपके पास बचेगा, तो उससे क्या हुआ कि काशी जैसे जो बड़े शहर थे उनकी स्थापना, उनका जो उदय था और जो प्रगति थी वो हुई। धार्मिक जीवन कैसा था, प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य देवता कौन था, इंद्र था, अग्नि और सोम, यज्ञ सरल थे। लेकिन उत्तर वैदिक तक आते आते नए देवता जैसे प्रजापति, सृष्टिकर्ता, विष्णु और रुद्रशिव, ठीक है, और जो यज्ञ व्यवस्था थी वो काफी जटिल हो गई है ना, यानी पुरोहित वर्ग की इसमें प्रधानता होगी और यज्ञ करवाना अब महंगा होने लगा था। ठीक है, देखिए अभी इसी समय उपनिषदों का उदय हुआ, जिन्हें दर्शन, मतलब जो उस समय की जो दार्शनिक पूरी पद्धति थी वो उपनिषदों में मिलती, जिसमें कर्म कांड की आलोचना की गई और ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि ब्रह्म ही परम सत्य है, आत्मा व्यक्ति की चेतना है। ठीक है, मोक्ष जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। तो ये सारे जो थॉट्स थे वो उपनिषदों में आपको मिलते। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो थॉट था वो भी उपनिषदों से ही आपको मिलता। देखो यूपीएससी रिलेटेड फैक्ट क्या है कि जो प्रारंभिक रूप से जो उपनिषद थे उनकी संख्या कितनी थी, 108 थी। ठीक है, और सबसे पुराने उपनिषदों में से एक कौन सा, ब्रह्मदारण्यक है ना, ये जो अरण्यक था वो सबसे पुराना ब्रह्मदारण्य। देखो एक बार पूरा एकदम शॉर्ट में पूरा देखते हैं प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक को। ज्योग्राफिकली सप्त सिंधु क्षेत्र था, है ना, और उत्तर वैदिक गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। पॉलिटिक्स, जन सभा समिति, उत्तर वैदिक में जनपद, राजा प्रमुख हो गया, कर नियमित रूप से वसूला जाने लगा। सोसाइटी कैसी थी, वर्ण लचीला था, कर्म आधारित व्यवस्था थी, और उत्तर वैदिक में जन्म आधारित होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार आप शॉर्ट में देख लेना, जो कि यहाँ से अगर कोई भी प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट आपको स्टेटमेंट में पूछता है तो आप उसको सही टिक कर सकते। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं आपको कि जो वैदिक काल था उसमें PGW संस्कृति थी, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, जो मृत बाण थे यानी जो पोटरीज थी वो इस तरीके के कलर से बनाई जाती थी। महाकाव्यों का आरंभ हुआ, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना इस समय शुरू हो गई थी। सती प्रथा का कोई भी प्रमाण अभी तक प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं मिला। ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। ठीक है, संपत्ति का स्वरूप गोधन था। ठीक है, जो कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते भूमि में जो धन थी वो बनना शुरू। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखो 2018 में पूछा गया था कि PWG किस काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक से। 2020 में उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाले, जिसने गंगा घाटी में नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। ये मेंस का सवाल था। सभा समिति किस काल के दो लोकतांत्रिक संस्था थी, तो वो है ऋग्वैदिक का। ठीक है, ये हुई बात है। अब देखिए लौह युग यानी कि महाजनपद काल। ठीक है,
अब देखिए, जनपद किसे कहते हैं? जन यानी लोग, पद यानी रखना, यानी जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, इस मैप से भी आप देख सकते हैं, कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, चेद, वत्स, मगध, अंग, मल, काशी, कौशल, पंचम, अश्मक। ठीक है, तो ये सारे महाजनपद आप लोकेट देख सकते हैं मैप पर। ठीक है, अब प्रारंभिक स्रोत क्या है जो इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 जनपदों का, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लौह क्रांति क्या थी? लौह के हल बनने लग गए थे, उत्पादकता जिससे बढ़ी। ठीक है, कृषि, ऑब्वियसली अगर लोहे के औजार बन रहे तो कृषि में तेजी आएगी, जिससे उत्पादकता बढ़ी, कृषि अधिशेष बढ़ा, गेहूं, धान, जौ, बाजरा इत्यादि की खेती हुई, दोहरी फसल प्रणाली हुई, यानी एक साथ दो फसलें उगाना शुरू की। ठीक है, लौह उपकरणों का व्यापक उपयोग होने लगा था, जनसंख्या वृद्धि हुई जिससे। ठीक है, कृषि अधिशेष हुआ जिससे कि जो खेती नहीं कर रही जनसंख्या थी उसका भी भरण पोषण होना शुरू हुआ, व्यापार वाणिज्य में बड़ा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, दूसरा शहरीकरण मानते हैं। पहला शहरीकरण कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा शहरीकरण महाजनपद का। ठीक है, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और राजगृह। ठीक है, ये प्रमुख 4 शहर थे। ठीक है, जो पूरे महाजनपदों को जोड़ते थे आपस में। चारों तरफ जो बड़े शहर थे उसके चारों तरफ परकोटा बनाया गया था, खाई बनाई जाती थी जिससे कि जो युद्ध से रिलेटेड सुरक्षा हो वो बन जाए, ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, अब व्यापार से रिलेटेड क्या प्रगति हुई थी इस समय? देखो, मुद्रा का विकास शुरू हो गया था, वस्तु विनिमय से अब मुद्रा आधारित व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। जो प्राचीन जो मुद्रा थी भारत में वो थी पंचमार्क, है ना? पंचमार्क जो कॉइन्स थे उनका चलन हो गया था लौह काल में। व्यापार मार्ग कौन से? तक्षशिला से शुरू होकर के कौशाम्बी, पटना होते हुए ताम्रलिप्ति यानी बंगाल का एक क्षेत्र था, तो वहां तक ये व्यापार मार्ग फैले हुए थे। ठीक है, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाले मार्ग को कौन सा मार्ग कहते थे? दक्षिण पथ, जो कि पूर्वी तट के समानांतर था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फारस, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक ये व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे तब तक। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ तो भौतिक क्रांति हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ वैचारिक क्रांति भी हुई थी। भौतिक क्रांति अपन ने पढ़ी, शहरीकरण, लौह प्रौद्योगिकी का विकास, राज्यों का उदय। लेकिन उसी समय जैन और बौद्ध धर्म जैसे संप्रदाय भी बनने शुरू हो गई थी। ठीक है, उनकी जो वैचारिक जो तर्क शक्ति के आधार पर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो उस समय की वैचारिक प्रगति थी। ठीक है, शासन कैसा था? राज्य होता था जो कि वंशानुगत राजा था, सत्ता का केंद्रीकरण था, जैसे मगध, कौशल, काशी हो गए। ठीक है, गण और संघ भी होते थे जिसमें निर्वाचित प्रमुख मुख्यतः इसमें भूमिका निभाता था। निर्णय सभा, समिति ऐसी जो संस्थाएं थी उनके द्वारा लिया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए वज्जी में लिच्छवी, ज्ञात्रिक, ठीक है, शाक्य, शाक्य कुल में जो अ, ये सारी व्यवस्था, इसमें क्या था? सभा समिति का रोल ज्यादा था। ठीक है, लेकिन जो मगध जैसे राज्य थे उसमें राजा जो मेन भूमिका में रहता था। गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है। महावीर थे वो ज्ञात्रिक गण से थे, जो वज्जी संघ का हिस्सा था। ठीक है, तो वज्जी से तो महावीर जैन थे, और जो शाक्य कुल के थे वो महात्मा बुद्ध थे। देखिए, ये पूरा एक राजधानी के साथ में आपके जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फैक्ट है इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस वीडियो को रोक करके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जो भी बनेंगे वो यहीं से अगर बनेंगे, बने नहीं भी तो। मगध में सबसे शक्तिशाली जो बिंबिसार अजातशत्रु जैसे राजा थे। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, आप अपने से देख लेना, इसमें ज़्यादा अपन टाइम जाया नहीं करेंगे। ठीक है, मगध का उदय, सबसे शक्तिशाली राज्य क्यों उभरा? क्यों? भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, गंगा के उपजाऊ मैदान में स्थित था ये। ठीक है, संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लौह यस्क, राजमहल, जरिया जैसी खदानें थी, सेना बड़ी थी, जंगलों से हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, जिससे बहुत बड़ी सेना निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासक थे वो बहुत अच्छे थे, है ना? हर्यक वंश के जो बिंबिसार हुए, अजातशत्रु जैसे शासक थे, महत्वाकांक्षी थे, सीमा विस्तार में उनका मैन योगदान देखा गया उस समय। ठीक है, मगध की सेना बहुत ही बड़ी सेना थी जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ, गज सेना। ठीक है, तकनीकी नवाचार क्या था कि उस टाइम तक रथों का निर्माण शुरू हो गया था। और जो ये जो गोला फेंकना आपने फिल्मों में देखा होगा, बाहुबली जैसी फिल्मों में, तो जो गोला फेंकते आग लगा कर, वो भी उस टाइम तक उसका निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखिए, ये उसमें पूरा एकदम यूपीएससी मेंस के लिए आपके लिए पूरे नोट्स है कि भौगोलिक लाभ क्या था मगध को, सैन्य संगठन किस तरीके से था, आर्थिक रूप से कैसे समृद्धि मिली, और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब ये मैप के थ्रू देख सकते हैं कि आप जो मगध साम्राज्य उसका विस्तार किस तरीके से हुआ था। प्रारंभिक स्थिति थी मगध और अंग की, और फिर विस्तारित मगध साम्राज्य इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, यूपीएससी के लिए 16 महाजनपद थे। इनका जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ कौन सा है, आप कमेंट में बताना।
वहां से आपको भगवती सूत्र में ही बता देता हूँ, वहां से आपको 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, पंचमार्ग कौन मिले उस समय के? अश्मक। गोदावरी नदी मतलब एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो साउथ में स्थित है, अश्मक। उत्तरापथ प्रमुख व्यापारी मार्ग था और जो तक्षशिला को पूर्वी राज्यों के बंदरगांव से जोड़ता था। महावीर बुद्ध शाक्य कुल के थे। ठीक है, ये फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की तरफ। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, भारत के पहले साम्राज्य का होता है, पहला बड़ा साम्राज्य। ठीक है, 322 में स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य जो कि एक ब्राह्मण थे, उनके सहयोग से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, घनानंद का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और इसको अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे। 185 में जाकर के इसका अंत हो जाता है। बृहद्रथ एक राजा था, उनका सेनापति था, उन्हीं के द्वारा फिर इस मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, इसी में देखो प्रशासनिक व्यवस्था देखे, राजा सर्वोच्च शक्ति उसके हाथों में थी। ठीक है, मंत्री परिषद होता था जो राजा को सलाह देता था। प्रमुख अधिकारियों में अगर महामात्रा की बात करें तो विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, जैसे धर्म महामात्रा, ठीक है, न्याय महामात्रा। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पे है? राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे और कर व्यवस्था पर जासूसी सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है आपके लिए। तक्षशिला, उज्जैन, कौसली, सुवर्णगिरी, ये मेन जो मौर्य काल के जो स्थल है। उत्तरापथ देखो 4 भागों में बांटा गया था, जो मौर्य काल के जो प्रांत थे ना उनको 4 भागों में। उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रांत। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और पूर्वी की तौसली। ठीक है, प्रांतों के शासकों को कुमार कहते थे, है ना, यहाँ पे आर्यपुत्र भी कहा जाता था उनको। स्थानीय शासन में नगर, नगराध्यक्ष होते थे। ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक होते थे। ठीक है, मौर्य सेना, इसमें पैदल सेना भी होती थी, घुड़सवार, रथ सेना, हाथी सेना, नौसेना। ठीक है, तो अगर प्रीलिम से पूछे सवाल की मौर्य काल में हाथी सेना का कोई साक्ष्य नहीं, गलत। ठीक है, और इसी समय एक विदेशी लेखन भी मिलता है अपने को। ग्रीक राजदूत था, एक राजदूत था मेगस्थनीज, उस समय मौर्य काल में भारत का भ्रमण करता है। ठीक है, उसने अपनी जो लेखन है इंडिका, उसमें 30 विभागों का और 6 समितियों का निर्माण मतलब उसमें वर्णन किया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि भाई मौर्य काल में कौन सा विदेशी था जो भ्रमण करने आया था, है ना, मेगस्थनीज ने भ्रमण किया, उनकी लेखन है जो इंडिका के नाम से फेमस है। अब देखो अर्थव्यवस्था कैसी थी। राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि था, भूमि कर, सिंचाई कर। ठीक है, प्रमुख उद्योग खनन, धातु क्रम, व्यापार मार्ग उत्तरापथ दक्षिण पथ आपको पता ही। ठीक है, तो व्यापक रूप से आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन्स ही अब तक यूज हो रही थी। ठीक है, शहरीकरण किस तरीके से हुआ था? ठीक है, पाटलिपुत्र का देखो ये निर्माण, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इतना फैला हुआ था। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं प्रीलिम्स से रिलेटेड। अब देखो मौर्य कला किस तरीके से फली फूली उस समय। स्तंभों का निर्माण हो, जो सारनाथ वाला स्तंभ है ना, वो मौर्य काल से ही संबंधित है। ठीक है, एक ही पत्थर को काट के ये बनाया गया। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी। गुफाएं, बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं। ठीक है, अशोक और दशरथ द्वारा निर्मित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफाएं। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये गुफाएं किस काल से रिलेटेड है, तो आप अब बता सकते हैं। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था? अहिंसा, करुणा, सत्य, सहिष्णुता और कल्याण। ये एक नया धर्म या दर्शन नहीं था, बल्कि एक नैतिक नियम थे, एथिक्स थी एक तरीके से, है ना। इसको सभी को अपनाना चाहिए, इस तरीके से इसने एथिकल जो रूल्स थे उसको लागू किया था। प्रचार किस तरीके से हुआ था धम्म का? ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई, है ना, जो अलग अलग देशों में जाकर के धर्म का प्रचार करे थे। ठीक है, अब देखिए धार्मिक विविधता और संरक्षण कैसे मिला मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की ओर झुकाव बताया। ठीक है, अब जैसे देखो मौर्य काल में क्या होता है कि जब अकाल पड़ जाता 12 वर्षों का, तो चंद्रगुप्त मौर्य साउथ की तरफ चलते थे, फिर 12 वर्षों के बाद लौटते हैं। ठीक है, और उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण किया। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो साउथ में है, कर्नाटका में, वहां पे ये भ्रमण करते। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को समर्थन किया था, और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तीन तीन बौद्ध संगति हुई थी। पाटलिपुत्र अशोक के शासन में अध्यक्ष कौन था? मुगली पुत्र तिस्सा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न भागों में धम्म मिशन भेजे गए। ठीक है, अब पतन देखो सैन्य कारण में गिरावट हो गई। ठीक है, क्योंकि धम्म अपनाने के बाद में जो युद्ध थे वो तो बंद नहीं हुए, सेना तो समाप्त नहीं की थी, लेकिन युद्ध की जो इंटेंसिटी थी या फिर जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई थी। प्रशासनिक कठिनाई आ गई क्योंकि साम्राज्य काफी विशाल हो गया था। प्रबंधन कमजोर हो गया, उत्तराधिकारी थोड़े कमजोर पैदा हो गए। आर्थिक भारता यानी विशाल सेनाएं थी, अब उनको बनाए रखना भी काफी, पता है आपको, मुश्किल रहता है।
कमजोर उत्तराधिकारी, सीमावर्ती विद्रोह शुरू हो गए उसकी वजह से। फिर सेनापति पुष्यमित्र शुंग था 185 ईसा पूर्व में, उसने हत्या करके किसकी, प्रियद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। साहित्यिक स्रोत में आपको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, इंडिका मेगस्थनीज है, पुराण है, श्रीलंका एक ग्रंथ है दीप वंश और महावंश है, इसमें भी मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। अशोक के शिलालेख है, साम्राज्य की नीतियों के बारे में बताती है, मेजर माइनर जो रॉक एडिक्ट्स है, पिलर्स एडिक्ट्स है, तो वहां से मिलती है। इनको अपन किसी शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि भाई इनके स्थान वगैरह किस तरीके से है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। ठीक है। कि अशोक ने दक्षिण पूर्व एशिया में मिशन भेजे। शिलालेखों में देवाना प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है। तो सब सही है इसमें। 2019 में एक सवाल आया था कि भाई तक्षशिला एक मौर्य प्रांत की राजधानी थी, अशोक ने कुछ शिलालेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में भी लिखे, तो दोनों सही है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स में लगातार सवाल बने, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए देखिए, ये आप एक बार रोक करके वीडियो देख लीजिएगा कि कौन कौन से सवाल बने अभी तक, और उसको आप हिसाब से तैयार करिए। अभी फिलहाल अपन प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। अब देखो, बौद्ध और जो जैन संप्रदाय है उनसे रिलेटेड अपन बात करते हैं थोड़ी। देखो, वैदिक कर्मकांड, जाति व्यवस्था, ठीक है, शहरीकरण हुए, महाजनपद हुए। ठीक है। अब इसकी वजह से इन दोनों संप्रदायों के विकास में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। देखो, वैदिक परंपरा की जटिलता, कर्मकांड, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था, बलि व्यवस्था थी, सामाजिक परिवर्तन जिसमें महाजनपद बने, शहरीकरण हुआ, ठीक है, व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, बौद्धिक जिज्ञासाएं थी लोगों की कि भाई जाति व्यवस्था की कठोरता क्यों है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत आए नए, ठीक है, नए प्रश्न पैदा हुए, जिसकी वजह से इन संप्रदायों का विकास हुआ। ठीक है। अब देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। ठीक है। अब यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा पाली को अपनाया था, और उनके उपदेश भी सारे इसी भाषा में। ठीक है। और ये लोकेशन देख लीजिए, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। ठीक है। महावीर 599 से 527 ईसा पूर्व 24 तीर्थंकरों की ये परंपरा थी, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। जन्म कुंडल ग्राम में, वैशाली के आसपास। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये जुम्बी ग्राम करके एक स्थान था, पावापुरी में इनका निर्माण हो गया। जैन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं है, लेकिन ये 24 तीर्थंकरों की एक सतत परंपरा है जो कि आपको दिखती है। ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या भिन्न दृष्टिकोण थे। देखो, बौद्ध धर्म कहता है कि दुख है जीवन में, दुख का कारण क्या? तृष्णा, और इसका मतलब इसका निर्वाण संभव है। ठीक है। उसके लिए क्या मार्ग अपनाना? आपको अष्टांगिक मार्ग, इसी से आपको जो दुख है वो समाप्त हो सकता है। चार आर्य सत्य के संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है ना, निरोध का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग, मूल मंत्र था, है ना। जैन धर्म क्या कहता है? आत्मा है, और मुक्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, कठोर तप। ठीक है। केंद्रीय लक्ष्य संसार और जन्म मरण के चक्र से इनकी मुक्ति थी। यह मुक्ति कठोर तप, संयम और त्याग से ही संभव है। मूल मंत्र क्या था कि आत्मा कर्म के बंधन में, और इसे तपस्या से ही शुद्ध किया जा सकता है, यही परम लक्ष्य था इनका। ठीक है। अब ये अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध धर्म में क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि वायलेंस नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है, कोई भी चीज को चुराना नहीं है, फिर इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य यानी कि आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ये लास्ट में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, इससे पहले ये 4 ही थे। यह आत्मशुद्धि का एक कठोर मार्ग है, आपको पता है। ठीक है। मौलिक दार्शनिक अंतर क्या है? बौद्ध धर्म में क्षणिक और अनात्म है, यानी कि स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं है। आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ परिवर्तनीय है। ठीक है। सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है। सभी घटनाएं कार्य कारण के संबंध से बधी हुई है, यानी कि किसी कार्य के होने के पीछे का जरूर एक कारण रहा होगा। ठीक है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? शाश्वत है, अनेकांत है, यानी कि आत्मा एक शाश्वत है, चेतन तत्व है, और चेतन तत्व के रूप में इसको स्वीकार किया गया है ना, इसकी एक अलग सत्ता है। यथार्थ बहुआयामी, यानी कि कोई एक यथार्थ नहीं है, बहुत सारे यथार्थ है, सत्य के कई पहलू हैं। स्यादवाद भी इनका एक सिद्धांत था, है ना, कि कोई भी सापेक्ष रूप से ही किसी चीज को जाना जा सकता है, कोई भी निरपेक्ष नहीं है, यानी कि हर चीज के पहले शायद लगाओ कि शायद मैं हूं, तो है स्यादवाद।
अनात्मवाद और अनेकांतवाद में जो अंतर है इसको आप मतलब स्टेटमेंट में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किस तरीके से अलग है। बौद्ध धर्म क्या कहता है, चेतना प्रधान कर्म है, यानी आप जो सोच रहे हैं वो आपकी क्रिया में दिखता है। कर्म का आधार मानसिक और शारीरिक दोनों क्रिया है। ठीक है, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि कर्म एक भौतिक पदार्थ है, सूक्ष्म कर्म कण आत्मा पर चिपक जाते हैं और इससे भारी बनाते हैं। ठीक है, एक भौतिक पदार्थ है जो कि आपका जो कर्म है वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ, आप जो कर्म करोगे आपकी आत्मा इसी तरीके से होती जाएगी। आप बुरे कर्म करोगे तो आपका आपकी आत्मा दूषित हो जाएगी। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है कि कर्म का आधार एक मानसिक क्रिया है, आप जो सोचोगे वही क्रिया करोगे। ठीक है, ये चीजें। अब ग्रंथ कौन कौन से थे बौद्ध ग्रंथ में, त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है, अनुशासन के नियम है। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश है। और अभिधम पिटक में दर्शन है। भाषा कौन सी है, पाली। अन्य ग्रंथ मिलिंद पानो, जो मिलिंद और नागार्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बीच में। दीपवंश और महावंश ये जो श्रीलंका के ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म में क्या है, आगम श्वेतांबर परंपराओं से मान्यता प्राप्त है, 12 अंग शामिल है इसमें। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का इसमें मुख्य रूप से उपयोग किया गया। ठीक है, इन्होंने संस्कृत को त्याग लिया था, यानी स्थानीय भाषाओं को अपनाया था, जिससे कि इसके विचारों में तेजी से प्रचार प्रसार हो। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैला। अब मतभेद कहाँ थे, देखो बौद्ध धर्म की शाखाएं उसके बाद में बनना शुरू हो गई। हीनयान, व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया गया, पाली भाषा तो जरूर थी। ठीक है, हीनयान थेरवाद भी कहते हैं इसको, है ना। महायान और हीनयान, पहले हीनयान जो पुराना जो संप्रदाय था उसको हीनयान बोला गया, जो नया संप्रदाय बना उसने अपने आप को महायान बता दिया और उस पुरानी व्यवस्था को हीनयान बता दिया। महायान में बौद्ध सत्व का जो आदर्श था वो महायान में था, यानी दूसरों की मुक्ति के लिए अपने को प्रयास करना। ठीक है, इसमें संस्कृत गीत भी मिलते हैं। वज्रयान, जो बौद्ध धर्म का नाथ संप्रदाय के साथ में जो जुड़ करके जो व्यवस्था बनी उसको वज्रयान बोलते हैं, जिसमें तांत्रिक प्रभाव भी मिलता है। तिब्बत क्षेत्र में इस प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। जैन धर्म के पंथ कौन से, दिगंबर मानते हैं कि महावीर वस्त्र नहीं पहनते थे, है ना। और इसमें स्त्रियों के लिए केवल ज्ञान है ही नहीं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, स्त्रियों के लिए भी आध्यात्मिक मुक्ति संभव है इस पंथ के माध्यम से। ठीक है, शाही संरक्षण सम्राट अशोक, इस तरीके से कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय प्रचार भी देखा जा सकता है, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, चीन, जापान तक फैला हुआ था। जैन धर्म एक भारतीय परंपरा बनी रही। ठीक है, मगध में अजात शत्रु से स्टार्ट होकर के कलिंग खारवेल राजाओं ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, और मुख्यतः जो व्यापारिक वर्ग था इसने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये व्यापार को फलने फुलाने के इनके नियम जो सिद्धांत थे वो व्यापार को फलने फुलाने में सहयोग थे। ठीक है, अब देखिए बौद्ध कला और जैन कला में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। बौद्ध कला में मुख्य जो शैलियां है वो गांधार है, मथुरा है, अमरावती, 3 शैलियां। गांधार शैली पर क्या है, यूनानी प्रभाव, रोमन प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, और बुद्ध की जो पहली मानव मूर्तियां थी वो गांधार क्षेत्र में ही मिली है, गांधार शैली में ही मिली। मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया और इसको स्वदेशी शैली भी कहते हैं। ठीक है, भारत की अपनी स्वदेशी शैली। अमरावती स्तूपों पर जो प्राकृतिक जो सॉरी उत्कृष्ट जो नक्काशी है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, जैसे सांची का स्तूप हो गया, विहार है, चित्ते है। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की जो प्रारंभिक कला थी और जिसमें प्रतीक थे, पद चिन्ह, बोधि वृक्ष इत्यादि, इसमें बौद्ध कला में इसका विकास हुआ। जैन कला में उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा, दिलवाड़ा के संगमरमर का मंदिर माउंट आबू, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की जो बाहुबली की मूर्ति है वो, ये कला जैन समुदाय की मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है सब चीजों को लेकर, संस्थापक कौन था, आत्मा में क्या विश्वास रखते हैं, ईश्वर, कर्म, मोक्ष, भाषा, पंथ, लोकप्रियता, कला के संदर्भ में इनके क्या विचार है, इसमें आप एकदम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेना, आप अपने से इसको रोक के देख लेना। ठीक है, ये थोड़े मुख्य परीक्षा से रिलेटेड भी कुछ विषय है तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, अब साझी विरासत कौन सी है दोनों की, जैन और बौद्ध धर्म की। बौद्ध और जैन दोनों ने ही छठ दर्शन परंपरा का हिस्सा नहीं बने, मतलब जो 6 दर्शन है भारतीय दर्शन उसका हिस्सा ये नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र धर्म है। दोनों ही अपने समय के उपज थे। ठीक है, दोनों समकालीन थे, वैदिक कारण के विरोध में उत्पन्न हुए थे, सामाजिक आर्थिक परिवेश शहरीकरण और व्यापार के अनुकूल थे। उनका लक्ष्य एक ही था कि संसार के दुखों की मुक्ति, दोनों का, एक का कठोर था और एक थोड़ा सरल रूप में था। लेकिन मुक्ति तक पहुंचने के लिए दो मौलिक रूप से जो भिन्न मार्ग थे उन्होंने प्रस्तुत किए, एक तो मध्यम मार्ग और दूसरा कठोर तपस्या। इन दोनों धाराओं ने भारतीय दर्शन, समाज, संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। ठीक है, तो एक साझा इनका दर्शन भी देख लेते हैं। देखिए, अब समझते हैं मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल जैसे विघटित हुआ उसके बाद की व्यवस्था भारत में किस तरीके से बनी। 185 ईसा पूर्व में जब
शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। उससे लेकर के 300 ईस्वी तक जो राजवंश थे, व्यापार था, उसमें जो जो राज्य जो बने उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, देखो मौर्य साम्राज्य का पतन अपन ने समझ लिया था किस तरीके से हुआ था। ठीक है, अब सत्ता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से बने? मथुरा, पाटलिपुत्र, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो भी साम्राज्य थे, कुषाण थे, पश्चिमी क्षत्रप थे, शक थे, शुंग, सातवाहन, चेर, चोर, पांडे, तो इनके बारे में अपन थोड़ा ब्रीफली हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए उत्तर पश्चिम में इनके जो मौर्य काल के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन से थे? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पाटलिपुत्र में इनका विस्तार था। जो इंडो ग्रीक्स थे, जिसमें मिलिंद एक राजा बहुत ही फेमस था, ठीक है, कर्ण थे, वासुदेव कर्ण ने इनकी स्थापना करी थी। शक थे, रुद्रदामन, ठीक है, इसमें एक प्रमुख राजा था। जूनागढ़ के अभिलेख में भी इनका जो साक्ष्य मिलता है। और ये संस्कृत का पहला शाही शिलालेख है। ठीक है, जो सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ से यूपीएससी में सवाल भी बना। ठीक है, देखिए कुषाणों के बारे में जानते हैं। कुजुल कडफिसेसिस, ये इनके संस्थापक थे। महानतम राजा कौन था? कनिष्क, 78 ईसा पूर्व में, ईस्वी में सॉरी। ठीक है, राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। कनिष्क का प्रमुख योगदान योगदान क्या था? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था। जो शक संवत थी इसका आरंभ किया था 78 ईस्वी में। सिल्क रूट पर पूरा नियंत्रण, व्यापार मार्ग पर पूरा नियंत्रण था इसका। स्वर्ण सिक्के जारी किए थे इसने, और गांधार मथुरा कला का भी संरक्षण किया। तो यहाँ से कोई भी अगर स्टेटमेंट बना करके आपको प्रीलिम्स से सवाल पूछे तो आप उसको सही कर दें। ठीक है, सातवां दक्कन का क्षेत्र था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। मातृवंशीय व्यवस्था थी इनकी, जो उपाधियां थी वो मातृवंशीय थे, जैसे गौतमी पुत्र सातवां जो सतकर्णी थे। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण किया, काल्य और भाजा के चैत्य थे वो बनवाए। ठीक है, गुफा चैत्य। संगम काल में चेल, चोर, पांडे, बंदरगाह आधारित रोमन व्यापार को बढ़ावा दिया इन्होंने। संगम साहित्य का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए व्यापार रूट रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, कुषाण साम्राज्य। ठीक है, और चीन तक इसका व्यापार फैला हुआ था उस समय। गांधार, मथुरा, अमरावती तीनों शैलों को आपने ऊपर स्लाइड्स में देखा है। ठीक है, शिलालेखों का निर्माण हुआ। रुद्रदामन ने जो जूनागढ़ का शिलालेख बनाया था, संस्कृत में पहला शाही शिलालेख है। सुदर्शन झील के निर्माण से रिलेटेड ये था। बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु, ललित विस्तार जो कुषाण काल में निर्माण हुआ था। व्याकरण में पतंजलि का व्याकरण जो महाभाष्य था वो शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका लेखन हुआ था। तमिल साहित्य में संगम साहित्य है, जो चेल, चोल, पांडे है ना, इनका मिलता है। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक विखंडन, विदेशी शक्तियों का आगमन। ठीक है, कुषाण है, इंडो ग्रीक से। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ? वही व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ। मध्य एशिया, चीन में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। दक्कन में शहरी विकास हुआ। ठीक है, परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या क्या है कि पहले चित्र वाले सिक्के थे वो यमन जो इंडो ग्रीक्स थे उनके काल में मिले। कनिष्क का बौद्ध धर्म कौन सा था? महायान। सेंट थॉमस की परंपरा, पार्थियन। पहला संस्कृत शिलालेख रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाई। कनिष्क की राजधानी पौरसपुरम, पेशावर। ठीक है, शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन द्वारा बनाए गए। ठीक है, अब देखिए अब मौर्योत्तर युग के 3 स्तंभों के बारे में जानते हैं कि राजनीतिक शक्तियां किस तरीके से उभरी, व्यापार किस तरीके से हुआ, और जो सांस्कृतिक विरासत थी वो क्या थी। ठीक है, और इसको अपने अपने देख लिया है ऊपर वाली स्लाइड्स में। अब देखिए अब संगम युग को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो साउथ वाले जो चेर, चोल और जो पांड्य साम्राज्य है, ठीक है, वहां पे क्या कुछ चल रहा था। देखो पहला संगम मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम, और तीसरा संगम था जो कि मदुरै में हुआ था। और इन तीनों संगम में जो भी रचनाएं लिखी गई थी इनको ही संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, संगम का अर्थ है कवियों, तमिल कवियों की जो सभा थी उस तरीके से आप समझ सकते हैं। पांड्य राजाओं द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें देखो तोलकप्पियम और तिरुवल्लुर, सबसे पुराना तमिल ग्रंथ है तोलकप्पियम। ठीक है, इसमें ध्वनि विज्ञान है, व्याकरण, कविता, उस समय के समाज के नियम है। ठीक है, और तिरुवल्लुर है ना, इसमें 3 तरीके की रचनाएं मिलती है। अरम नैतिकता, पोरुल राजनीतिक ग्रंथ, ठीक है, और इनबम यानी प्रेम से रिलेटेड। ठीक है, अहम और पूरम। अहम में आंतरिक जीवन यानी प्रेम, रिश्ते, व्यक्तिगत भावनाएं। ठीक है, आंतरिक संसार का वर्णन किया। पूरम में सार्वजनिक जीवन, युद्ध, वीरता, शासन, व्यापार, सार्वजनिक मामले, ये व्यक्ति के बाहरी संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अन्य कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी थे, जैसे अत्युत हो गई, आठ संकलन था इसमें।
अहन्नापुरम, अहम, पुरान्नपुरु, पुरान्ननूरु, पुरम। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, फैक्ट प्रीलिम्स में पूछे गए बहुत बार। अब देखो चेर राज्य था, उसमें वंजी, धनुष, बाण इनके चिन्ह थे। शासक में सेनगुट्टुन, फन, है ना, इससे रिलेटेड थे। पांडे में मधुरे, मछली चिन्ह थे इसके। चोल में राजधानी उरैयूर, कावेरीपट्टनम, पुहार, ये यहाँ से सवाल बना हुआ है इस क्षेत्र से, ये किससे संबंधित है। बाघ, इनका जो चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है, मेगस्थनीज ने पांड्यों को पांडाइया कहा है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में भी इनका वर्णन मिला है। देखो अहम में क्या था, निजी जीवन, प्रेम इत्यादि से रिलेटेड। कुरुंजी पहाड़ों को कहते हैं। पाले रेगिस्तान, नेतल तट, मरुत्तम कृषि भूमि से रिलेटेड है। मूल्य जंगलों से रिलेटेड। तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी है। ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ से एक सवाल आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। सामाजिक विशेषता क्या थी, महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान था, साक्षरता थी, सती प्रथा लगभग अनुपस्थित थी। ठीक है, वेल्लाल किसानों को कहते थे, अय्यर पशुपालक, मरवर योद्धा। ठीक है, अब व्यापार देखिए, भारत रोमन व्यापार इस टाइम तक काफी फला फूला था। निर्यात में काली मिर्च कहते थे, जैसे यवन पीरिय भी कहते थे। यवन पीरिय, काली मिर्च जो मसाले थे उसको। आयात क्या होता था, शराब है, एम्फोरा है, कांच के बने पदार्थ है, सोना है। ठीक है, ये मुजिरिस चेर का एक बंदरगाह था, यहाँ से सवाल बना हुआ प्रीलिम्स में। अरिका मेडू बंदरगाह, कोरक्कई, है ना, ये किन से रिलेटेड थे और क्या है, ये टर्मिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, यहाँ से सवाल हर बार यूपीएससी में बनता है। ठीक है, एक कल्लनई करके एक टर्मिनोलॉजी अगर आपको आ जाए यूपीएससी में, तो ये क्या है, इंजीनियरिंग है। क्या, किस चीज़ की इंजीनियरिंग है, कि यह एक तरीके का पुल है। ठीक है, जो कि 2000 वर्षों पहले बनाया गया, चोल राजा करिकाल द्वारा, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे पुराने रबी में उपयोग की जाने वाली जल प्रबंधन रचनाओं में से एक है ना। पुल यानी कि यहाँ पर जल भी रोका जाता था और फिर उसको छोड़ा जाता था। ठीक है, एक तरीके से छोटा बांध भी कह सकते हैं। धर्म और संस्कृति कैसी थी संगम काल में, मुरुगन की पूजा होती थी, यानी पूर्व प्रमुख देवता कौन से थे, मुरुगन। शैव और वैष्णव धर्म भी इसमें मौजूद थे। और जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार तो आपको पता है हुआ ही था चोल क्षेत्र तक। सांस्कृतिक प्रकार, नाडुकल, वीरक्कल, युद्ध में मारे गए नायकों के सम्मान में हीरो स्टोन की स्थापना की थी, है ना, वॉरियर स्टोन, नाडुकल और वीरक्कल। संगीत में वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। नृत्य में कूथू परंपरा, है ना। अरिकामेडू या रोमन एम्फोरा से लाई गई वस्तु मिली है। ठीक है, कुरूर चेर राजधानी थी, बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले यहाँ पर। पुहार, यहाँ पर खुदाई करी तो चोल राजधानी के जो जो भी वर्णन मिलता है उससे रिलेटेड जानकारियां मिली है। गोरख का ये पांड्य राज्य था, मोती मछली पालन केंद्र था। ठीक है, जैसे कि साहित्य में वर्णित है। देखिए, ये विशेषता है, राजधानी, राज चिन्ह, प्रमुख शासक और बंदरगाह। तो इसको एकदम तुलनात्मक रूप में आप एक बार स्लाइड को रोक के आप नोट्स बना लेना। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हर बार सवाल बने। अब ये मेंस के लिए कुछ उत्तर लेकर मैं आपको आंकड़े वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हेल्पफुल लगे यहाँ से आप एक बार उत्तर लेना। मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड। प्रीलिम्स में देख लीजिए, तिरुकुल्लर की रचना तिरुवल्लुर ने की थी। शिल्पादिकरम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। मणि मेखली की रचना जो बौद्ध महाकाव्य, तो ये लगभग तीनों सही है। ठीक है, संगम साहित्य में तीर्ण शब्द का क्या अर्थ है, यानी परिदृश्य आधारित काव्य विषय वर्गीकरण। ठीक है, 2013 में सवाल आए थे संगम साहित्य में बंदरगाहों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें मुजिरिस बंदरगाह था, जो भारत रोमन बंदरगाह था, यानी कि रोमन व्यापार तक इसकी पहुंच थी। ठीक है, अब ये देखिए, इसको स्लाइड को एक बार आप देख लेना, समझ लेना इसको। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य पे। गुप्त साम्राज्य सन 319 से 550 ईस्वी तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक रूप से शिखर छुआ इन्होंने, वैज्ञानिक प्रगति भी हुई थी। ठीक है, इसको अपन आराम से इसमें पढ़ते हैं। श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा जी राज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। फिर समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, है नहीं क्या, होना तो ये चाहिए, नेपोलियन तो अभी बहुत आधुनिक समय की बात है। तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं, तो नेपोलियन को कहते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है हिस्टोरियन ने, जो कि मोस्टली ब्रिटिशर्स ही थे, तो इन्होंने भारत का नेपोलियन इसको बोला। चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 415 ईस्वी, शक राजा थे, उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ और पतन की शुरुआत हुई। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हरिशेन इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति इस समय में हुई थी। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पश्चिमी भारत में शक सत्रप राजा थे, उन पर विजय प्राप्त की थी और लिच्छवियों के साथ में विवाह गठबंधन इन्होंने किया था। मुद्रा में स्वर्ण सिक्के जैसे दिनार इस समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, 2023 में एक सवाल आया था गुप्त सिक्कों पर कि बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, राजाओं को अश्वमेध जैसे समारोह करते हुए दिखाया गया था, तो दोनों सही है। गिल्ड क्या होती थी? एक श्रेणियां होती थी, है ना, धनी लोगों की, जो व्यापारी वर्ग था उनके ग्रुप्स होते थे, इनको गिल्ड बोलते थे। ठीक है, अनुदान में वृद्धि हुई। ठीक है, जो कृषि अनुदान था। व्यापार, आपको पता है रोमन व्यापार था लेकिन अभी तक रुका हुआ नहीं था, मतलब बहुत अभी चल रहा था रोम के साथ में व्यापार। साहित्य में कालिदास शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, कुमार संभवम, ये कालिदास द्वारा लिखी गई। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। शूद्रक ने मृच कटिकम। अमर सिंह का अमर कोश है। और भास द्वारा स्वप्न वततम, ये भास ने लिखा था। तो यहाँ से साहित्य से आपको पता है हर साल यूपीएससी में एक न एक सवाल बनाई। देखो विज्ञान और गणित में, खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम जो ग्रंथ था वो लिखा गया। पाई का मान इन्होंने दिया। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये भी आर्यभट्ट द्वारा ही बताया गया था। वराहमिहिर का पंच सिद्धांति का, ब्रह्मगुप्त का प्रारंभिक बीज गणित पर जो विचार था। चिकित्सा में सुश्रुत और चरक की जो संहिताएं थी, उन्होंने आयुर्वेद को अत्यधिक व्यवस्थित किया। ठीक है, देखो शास्त्रीय कला में मंदिर निर्माण शुरू हो गए थे उस समय तक। जो नागर शैली है जिसमें दशावतार भीतर गांव के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। पंचायतन शैली में आपको मंदिर मिले हैं इस समय में। ठीक है, सजावटी द्वार थे इस तरीके से, शिखर होता था। ठीक है, शास्त्रीय कला में देखिए, मूर्ति कला में सारनाथ स्कूल और मथुरा स्कूल, दो स्कूल इस टाइम तक व्यवस्थित हो गई थी। देखो सारनाथ में क्या था, चिकनी सतह थी, स्वाभाविक जो चित्र होते थे, जो मूर्तियां थी वो बनाई गई थी। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। ठीक है, चित्रकला में अजंता की गुफाएं। ठीक है, भारतीय भित्ति चित्रों का स्वर्ण युग था उस समय को कह सकते हैं। विषय में बहुत ज्यादा कथाएं थी उस टाइम तक, काफी मतलब फल फूल गई थी। देखिए धर्म में गुप्त राजा अधिकतर वैष्णव थे, लेकिन शैव और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण इन्होंने दिया था। धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी, यानी कि टॉलरेट थी, किसी भी धर्म को मतलब एक तरीके से समान दर्जा सभी धर्म को इन्होंने दिया। वर्ण पदानुक्रम कठोर हो गया था, यानी कि फायर ने अपने सिद्धांत में लिखा है कि जो वर्ण थे, जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर हो गई थी, यानी कि भेदभाव बढ़ गया। महिलाओं की मिश्रित स्थिति थी, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह में गिरावटें होनी शुरू हुई, सती प्रथा का शुरू आरंभ हुआ, लेकिन मतलब अभी भी दुर्लभ थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हुआ, फायर ने अपने ग्रंथ में लिखा। ठीक है, फायर की ये जो रचना है, इसको आप एक बार बुक का नाम याद कर लीजिएगा, जो मतलब प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं यहाँ से सवाल। ठीक है, पतन किस तरीके से हुआ, ऊनों का आक्रमण, आंतरिक विघटन हुआ, आर्थिक रूप से गिरावट हुई। ठीक है, साहित्य विज्ञान कला में अभूतपूर्व, ये जो इनकी उपलब्धियां एक बार इनको देख लें। मुख्य परीक्षा के लिए भी कुछ जो क्वेश्चंस आपको दे रखे, इसको आप देखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए मेन फैक्ट कौन से, स्वर्ण सिक्के, सबसे शुद्ध जो स्वर्ण सिक्के थे वो गुप्त काल में मिले। शाही गुप्त कला, ठीक है, स्वर्ण युग कहते हैं इसको। देवगढ़ और भीतरगांव जैसे मंदिर जो पंचायतन शैली में थे वो मिले। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। ठीक है, फाहियान की पुस्तक, इसका नाम याद कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी और अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य के बाद में जो चोल शक्ति थी, जो साउथ वाली, उसमें क्या विखंडन हुआ या फिर किस तरीके से बदलाव है। ठीक है, गुप्त काल के बाद में क्षेत्रीकरण, मतलब रीजनल जो किंगडम्स थे वो बनने शुरू हो गए। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, दक्षिणी साम्राज्यों में जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उत्तर भारत में तो त्रिपक्षीय संघर्ष था, वो कन्नौज को लेकर था। गुर्जर पतिहार आपको पता है पश्चिम में जो शासन कर रहे थे, पाल वंश जो पूर्व में शासन कर रहे थे, गोपाल इनका राजा था, गोपाल धर्मपाल ने बंगाल बिहार में बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर के मतलब एक व्यवस्था स्थापित करी थी। और राष्ट्रकूट दक्कन में, इन तीनों में कन्नौज को लेकर के लड़ाई चल रही थी। कन्नौज एक सेंटर पॉइंट था उस समय उत्तरी भारत का। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन है, पुष्यवृत्ति जो वंश था उसमें हर्ष ने थानेसर कन्नौज को केंद्र बनाकर उत्तर भारत को अस्थायी रूप से एकीकृत किया। ठीक है, चीनी यात्री हेनसंग था, वो इसी के शासनकाल में भारत का दौरा करता है। ठीक है, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई अगर तुम्हें फर्टाइल जो गंगटिक प्लान है उसमें अगर कंट्रोल करना है तो कन्नौज ही वो सेंटर पॉइंट था जो जो सामरिक रूप से भी इंपॉर्टेंट था और
किसी न किसी तरीके से जो व्यापार है, जो कृषि है, उससे उसको लेकर के भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए दक्कन में क्या चल रहा था। बादामी के चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, एहोल अभिलेख लिखा, ठीक है, जिसमें उसकी विजयों का वर्णन किया गया। एहोल और पत्तदकल में मंदिर वास्तुकला का आरंभिक प्रयोग इन्होंने बादामी के चालुक्यों ने किया था। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। वास्तुकला आपको महाबलीपुरम में जो उनकी वास्तुकला है वो देख सकते हैं, उसमें रथ मंदिर है, शोर मंदिर है। ठीक है, राष्ट्रकूट मान्य के दिन की राजधानी थी। एलोरा की जो कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था, जो कि एक ही चट्टान को बना करके काट के बनाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों साम्राज्य के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, अब देखिए भूमि अनुदान देना शुरू किए गए थे। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को जो अनुदान दिया जाता था, देवदान यानी जो मंदिरों को दिया जाता था, अग्रहार यानी जो ब्राह्मण बस्तियों को दिया गया। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रमुख अनुदान होते थे। ठीक है, अब देखिए कृषि में सिंचाई प्रणालियों का विकास हुआ। तालाब, कुएं भू राजस्व का एक मुख्य स्रोत बन गया। शहरीकरण में कन्नौज, वाराणसी, कांचीपुरम, तंजावुर, आपको पता ही है, इनका विकास हो गया था। श्रेणियों में जो व्यापारिक श्रेणियां थी उनका निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन का उदय भी उस समय हुआ। साउथ में अलवार तो नयनार करके, जो अलवार थे विष्णु के भक्त होते थे और नयनार शिव के भक्त थे, है ना। इन्होंने तमिल भाषा में काव्यों की रचना की, जिससे कि आम लोगों तक ये भक्ति के जो ग्रंथ थे वो पहुंच गए। बौद्ध धर्म, पाल शासकों के संरक्षण में पूरी भारत में नालंदा, विक्रमशिला, है ना, महायान तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान, मंदिर निर्माण और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के साथ में शुरू हुआ। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो राजा थे उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पल्लवों के पतन के बाद चोलों ने दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य की स्थापना करी। राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करी। महाशासक राज राजा प्रथम, ठीक है, जो संस्थापक थे, जिन्होंने तंजावुर और बृहदेश्वर जो मंदिर था उसका निर्माण कराया। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना के साथ में दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका तक अभियान को बढ़ाया। उन्हें गैंग कोंड की उपाधि भी करी, मतलब जीतने वाला। नदी, मतलब गंगा नदी के उत्तर तक विजय इन्होंने प्राप्त करी, और फिर गैंग कोंड यानी गंगा को जीतने वाला, इस तरीके से इन्होंने उपाधि धारण करी। प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके थी चोलों की? केंद्रीय नियंत्रण था राजा के पास। स्थानीय शासन में फिर नाडु, जिलों का समुदाय, ग्राम, ऊर और सभा कर वसूलने और न्याय, स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती थी। ठीक है, यूपीएससी में देखो चोलों में स्थानीय स्वशासन था। उत्तर मेरु जो अभिलेख है उसमें इनका वर्णन मिलता है, स्रोत, इसका जो मुख्य स्रोत है ये। ठीक है, चोल कला में देखिए द्रविड़ वास्तुकला का शिखर था चोल काल में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, एकल ग्रेनाइट नदी इसकी विशेषता है। दीवारों पर विशिष्ट अभिलेख मिले हैं। गंगईकोंड चोलपुरम, राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी गंगा विजय के उपलक्ष्य में यह शहर का निर्माण किया गया। चोल काश्य मूर्तियां है वो काफी फेमस है, आपको पता है, लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक से आपको इनका निर्माण देखा जा सकता है। नटराज की मूर्ति जो आप अब काफी प्रचलित है, ये चोलों की ही देन है। ठीक है, राष्ट्रकूट में कैलाश मंदिर है, पल्लव में महाबलीपुरम। ठीक है, इसको आप संक्षिप्त में अपन ने देख लिया है। चालुक्य, एहोल और पट्टदकल शैली, नागर द्रविड़ शैलियों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। वैश्य शैली भी चालुक्यों से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, शिक्षा के महान केंद्र नालंदा, विक्रमशिला। साहित्य का विकास, संस्कृत राज दरबार में काव्य, नाट्य आदि परंपराएं स्टार्ट हो गई थी। तमिल में अलवार नयनारों की जो भक्ति साहित्य था, अपार, सबंदर। ठीक है, कन्नड़ तेलुगु साहित्य। चोल कांस्य का निर्माण, जहाज निर्माण, सिंचाई इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अब साइंस टेक में इनकी प्रगति को देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो इतिहास के अभिलेख और पुरालेख है, तो इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये इनकी विरासत किस तरीके से है, इसको एक बार देख लेना आप, ये ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए मुजिरिस, तंजावुर, मदुरै, और ये तीनों साम्राज्यों के प्रतीकों के साथ में आप इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मूवेंदर, ये इनके जो काल है, काल खंडों में इसमें आप एकदम डिफरेंस करके समझ सकते हैं। जो पांडे राज्य था वो सबसे पहले स्थापित हुआ था, फिर चेर, फिर चोल। ठीक है, लास्ट में जाते जाते चोल काल है ना, वो काफी उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखिए चोल शासन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। नाडु यानी जो गांवों का समुदाय होता है, ऊर यानी जो आम लोगों की सभा सभा होती थी, जो ब्राह्मणों की सभा होती थी। ठीक है, टैंक समिति, उद्यान समिति, न्याय समिति, इस तरीके से। उत्तर मेरु जो अभिलेख है, ठीक है,
10वीं सदी का ये शिलालेख है, इसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों की वर्णन मिलता है, इसमें स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। चोल नौसेना थी जो हिंद महासागर में भारत की पहली ब्लू वाटर नेवी के रूप में भी जानते हैं इसको, जो श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप तक इसकी जो विजय हुई थी वो इसी के माध्यम से संभव हो पाई थी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। काली मिर्च, काला सोना। ठीक है, छह साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, ये निर्यात की वस्तु थी, अरब दुनिया के साथ में इसका व्यापार हुआ था, कोल्लम बंदर का। ठीक है, मुजरिस और कोल्लम, ये छह साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। पांड्य, ठीक है, अशोक के शिलालेख सेकंड में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, मोतियों का व्यापार था। तमिल भक्ति साहित्य तेवरम का संरक्षण इन्होंने किया था। ठीक है, एक ये थोड़ा सांस्कृतिक जो योगदान है इसको भी आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना, थोड़ा पॉज करके इसको आप नोट्स में उतार देना। ये एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है तीनों साम्राज्य का, इसको आप थोड़ा देख लेना क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये अपने एंशियंट हिस्ट्री की पूरी क्लास थी, जिसमें अपन ने इसको बहुत ही अच्छे से पूरे सभी चैप्टर्स को समझा है। ठीक है, और तो दोस्तों ये एंशियंट हिस्ट्री की अपनी क्लास थी। आगे आने वाली क्लासेज में हम मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, जो पीवाईक्यूज को बेस बना करके पढ़ेंगे, है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी साथ में रख करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।